Good evening, students. So let us continue the fourth lesson of history, the freedom struggle of 1857. So yesterday we have started the lesson and we have done up to the causes for the struggle of 1857. Now let us continue the economic causes of the freedom struggle. The British introduced new economic revenue system to increase their income. Taxes were forcibly extracted from the farmers. As a result of it, the agriculture system collapsed. To sell the British goods in India and enjoy profit was a policy of the British. Okay, so we have taken in lesson number 3 that the Britishers started the new revenue system for the whole India, है ना. फार्मर्स के ऊपर उन्होंने नया कर टैक्स लगा दिया और इस तरीके से टैक्स लगा दिया कि उनसे फोर्सफुली टैक्सेस लिया ही जाता था. इन केस अगर फर्माइन का सिचुएशन आ जाए तभी भी उनसे टैक्स लिया जाता. अगर टैक्स पे नहीं कर पाते फार्मर्स तो उनसे उनका लैंड या फिर ज़मीन जो है वो ले लिया जाता. उसी तरीके से इंडियन मार्केट्स में वो क्या करने लगे, इंग्लैंड के फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ों को लाके वो बेचने लगे, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोग जो है इंडियन ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थे, लोग हाथों से जो चीज़ों को बनाते थे पहले से, तो उनका जो कंजम्पशन है वो कम हो गया और फैक्ट्रीज़ में बनने वाली चीज़ों का वैल्यू इंक्रीज़ होने लगा, जिसके कारण इंडिया के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ भी कोलैप्स होने लगे. मैनी इंडियन आर्टिसंस बिकेम अनएम्प्लॉयड, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि भारत के बहुत सारे जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए. दे हैड ग्रोइंग डिसकंटेंट टू देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसीलिए उनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में असंतोष या फिर डिसकंटेंट जो है वो इंक्रीज़ होने लगा. ना सोशल कॉजेज़ क्या था, थर्ड लेसन में हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे गवर्नर जनरल आए थे इंडिया में, जैसे लॉर्ड मेकाले एंड देन लॉर्ड डलहौजी. उन्होंने क्या किया था, इंडिया में बहुत पहले से चल रहे कुछ जो बुरी प्रथाएं थी, जैसे कस्टम ऑफ सती एंड देन विडो रीमैरिज, ये सारे प्रथाएं उन्होंने बंद भी कराई और स्टार्ट भी की, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि लोगों को लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में, कस्टम्स में वो इंटरफेयर कर रहे हैं. तो इसके कारण भी आम लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है वो असंतोष बढ़ने लगा था. द इंडियंस फेल दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ इंडिया. सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट वर correct from social point of view, but the Indians thought that it is an interference in their lifestyle and hence they were dissatisfied, है ना. तो इंडियंस को लगने लगा था कि ये हमारे लाइफस्टाइल में इंटरफेयर कर रहे हैं और इसीलिए वो असंतुष्ट होने लगे थे. पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या था, आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स. लेटर लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड मेनी प्रिंसली स्टेट्स ऑन वेरियस कॉजेज. द नवाब ऑफ अयोध्या वॉज डिथ्रोन्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ maladministration, whereas the princely states of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse. Due to the policies of Dalhousie, the Indians did not consider the British as trustworthy. Okay, so पॉलिटिकल कॉजेज़ ये थे कि 1757 में जब ब्रिटिशर्स के हाथ में ऑलमोस्ट पूरा इंडिया आ गया था, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स आ गए थे, तो उस टाइम में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको अपने कंट्रोल में करने के लिए ब्रिटिशर्स के पास कोई रीज़न नहीं था, बट फिर भी उन्होंने डिफरेंट रीजंस बताते हुए उन स्टेट्स को अपने में मिक्स कर लिया. जैसे उसमें से एक था अयोध्या. ओके, सो अयोध्या के जो नवाब थे तो एग्जैक्टली उनके पास कोई रीज़न नहीं था ब्रिटिशर्स के पास, है ना, उनको अपने स्टेट्स में लेने के लिए. फिर भी उन्होंने क्या रीज़न बताया कि अयोध्या के जो नवाब हैं वो कैपेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, शासन करने के लिए. तो ये रीज़न बताते हुए उन्होंने अयोध्या को अपने कैप्चर में कर लिया. साथ ही साथ झांसी, सातारा, नागपुर कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन्स कि अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका जो बेटा है तो वो क्या करता है, रूल करता है. ओके, सक्सेसर जिसको कहा जाता है. लेकिन अगर कोई राजा का बेटा नहीं है, कोई प्रिंस नहीं है, तो उस राजा, वो जो राज्य है, वो जो स्टेट है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, वो ब्रिटिशर्स के पास आ जाना चाहिए. ये रीज़न बताते हुए उन्होंने झांसी, नागपुर और सतारा को ब्रिटिश
एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया। तो आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता है, उनके ऊपर रिसेंटली अभी एक फ़िल्म भी बनी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी को बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक वो ब्रिटिश आर्मी से वो फाइट करती रही। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश आर्मी स्ट्रांग थी, मॉडर्न वेपन्स थे उनके पास, जिसके कारण फाइनली झांसी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया। तो इसके कारण भी इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के लिए ये था कि ब्रिटिशर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स में पहले से ही एक तरीके से डिसकंटेंट था कि उनके साथ पार्शियलिटी की जाती थी। ब्रिटिश सोल्जर्स के कंपैरिजन में उनको अच्छा पेमेंट नहीं दिया जाता था, उनको अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दिए जाते थे, जिसके कारण भी इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में धीरे धीरे जो है वो डिसकंटेंट बनने लगा था। और उसी सिचुएशन में एक इमीडिएट रीज़न या फिर कॉज हुआ था। वो इमीडिएट कॉज क्या था? In 1856, the British provided long Enfield rifles to the Indian sepoys. The sepoys were required to bite the end of the cartridge. cartridge में जो कारतूस होता है, जो बंदूक में फिल करते हैं और फिर उसको फायर करते हैं, cartridges. The news spread out that these cartridges were smeared in the fats of cow and pig. Due to this, the religious sentiment of Hindu and Muslim sepoys were hurt and made them unhappy. Okay, so immediate cause क्या हुआ था 1857 में? ऐसा क्या रीज़न हुआ था? Exactly in 1856 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? दूर तक मार करने वाली एक तरीके की नई राइफ़ल जो है वो इंडिया में लाए थे इंडियन सैनिकों के लिए। ओके, और वो जो राइफ़ल था उसमें जो कारतूस, दैट मीन्स कैट्रिज यूज़ होता था, तो उसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ रहता था और उसको उस कारतूस को यूज़ करने के लिए पहले सोल्जर को अपने दांतों से उस कवर को निकालना पड़ता था, फिर उस कैट्रिज को बंदूक के अंदर डालना पड़ता था और उसके बाद उसको फायर करना पड़ता था। लेकिन ये एक न्यूज़ स्प्रेड हुआ कि वो जो कारतूस के ऊपर लगा हुआ कवर है वो काव और पिग के फैट्स मीन्स चर्बी से बना हुआ है, और जो हिंदू लोग हैं उनके लिए गाय जो है वो एक तरीके से पूजनीय रहता है, वो उसको पूजा करते हैं, उसकी गाय की पूजा करते हैं, उसके मांस वो नहीं खाते। और जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए पिग जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, अपवित्र माना जाता है और उसकी मांस वो नहीं खाते। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियंस जो सोल्जर्स थे जो जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, उनको फोर्स वो करने लगी कि वो भले गाय से हो या फिर पिग से हो, आपको अपने दांत से निकालना ही है उस कवर को और फिर उस बंदूक को या फिर राइफल को यूज़ करना है। उनको फोर्स करने लगी, जिसके कारण जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके मन में बहुत ज़्यादा जो है वो असंतोष बढ़ने लगा था, डिस्कंटेंट बढ़ने लगा था, और वो मना करने लगे थे, डिनाई करने लगे थे कि हम इस कारतूस को यूज़ नहीं करेंगे।